Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the last topic of our topic number 4. So let's move to the glassboard. जी तो dear students, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले तो हम डिस्कस ये करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्यों कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक टर्म पढ़ रखी है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि लिविंग कंटेंट, द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। सो प्रोटोप्लाज्म, उस प्रोटोप्लाज्म से जो उसका प्रोटो को निकाले तो बाकी बचता है प्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली ये कवर्ड किससे है? एक मेम्ब्रेन से। तो वो मेम्ब्रेन जो इस प्रोटोप्लाज्म को या सिंपली प्लाज्म जो अंदर लिविंग मटेरियल है उसको कवर कर रही है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एट द बिहाफ ऑफ दिस लॉजिक वी से इट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एज दिस मेम्ब्रेन covers the protoplasm. Now there are various synonyms which are used for the plasma membrane. So it is also called cell membrane. Clear? ये generally इसको cell membrane भी कहा जाता है क्योंकि सेल के, लेकिन ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है। इनर सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो ऑर्गेनेल्स की होती हैं। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके नीचे क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म, तो उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है। तो इस निस्बत से, इस रेफरेंस से हम इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा। शुरू में इसको एक्चुअली प्लाज्मा लेमा, लेमा इज फॉर लेयर। सो प्लाज्मा जो प्रोटोप्लाज्म के गिर्द लेयर है, ये भी इसका नाम है प्लाज्मा लेमा। समटाइम्स इट इज ऑल्सो स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड सार्कोलेमा, आपको याद है, you have read in the chapter of support and movement, और मूवमेंट पे मायोलॉजी आपने पढ़ा, मायोलॉजी मसल्स, मसल्स में स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स में फिर वो मसल फाइबर यानी कि द मायोसाइट, ठीक है, जो स्केलेटल मसल सेल है जिसको मसल फाइबर भी कहते हैं, उसकी मेम्ब्रेन एक खास किस्म की मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। सार्क इज फॉर फ्लैश, लेमा इज फॉर लेयर। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्केलेटल मसल फाइबर की है उसे कहते हैं सार्कोलेमा। ये खास किस्म की मेम्ब्रेन है, हम पढ़ चुके हैं, आगे चलकर आगे डिस्कस भी होगा, क्योंकि इसके अंदर वो टी टिब्यूल वाला सिस्टम है, टी सिस्टम मौजूद है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टी टिब्यूल्स, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स प्रेजेंट इन द सार्कोलेमा ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। इसको पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पार्शल का मतलब हाफ, एंड परमिएबल मतलब टू अलाउ और टू परमिट मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो हर किसी को आने जाने नहीं देती, बल्कि कुछ चीज़ों को, मखसूस चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है, कुछ मखसूस चीज़ों को सेल से बाहर जाने देती है। इसी के बिहाफ के ऊपर इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देना, सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर से बाहर जाने देना। या फिर इसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, मतलब द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, उसके दरमियान में ये डिफरेंस क्रिएट करती है, उनके दरमियान में एनवायरमेंटल डिफरेंस है। इसके अलावा उनके कॉन्टेंट्स को मैनेज करके रखती है होमोस्टैटिकली। ठीक, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ नाम थे, ये कुछ सिनोनिम्स थे, ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी कुछ हम अब डिस्कवरी के हवाले से कुछ बात करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स पेश किए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यानी कि कंस्ट्रक्शन बताने के हवाले से, और ये बात स्टार्ट होती है तकरीबन 1915 में, 1915 से बात स्टार्ट हुई। तो बस यही समझा जाता था कि एक बायलेयर है, क्योंकि उस वक्त तक 1915 के अंदर देयर वाज नो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का दौर शुरू होता है तकरीबन मिड 1950s से, यानी कि 1950 से स्टार्ट होता है, 20वीं सदी के सेंटर से स्टार्ट होता है, तब आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उससे पहले नहीं थी। तो जो साइंटिस्ट थे
दे यूज्ड टू हाइपोथेसाइज, ये वो हाइपोथेसिस दिया करते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की होगी। तो उसमें 4 मॉडल्स हैं जो फेमस हैं रिगार्डिंग द हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो इनको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज किया है। 4 मॉडल्स हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के उस ऑर्डर को कहते हैं जो सबसे पहले बात हुई थी, जो सबसे पहले चीज पेश हुई थी वहां से शुरू करना और लेटेस्ट तक लेके जाना, एंड तक लेके जाना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। दिस इज द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के किस तरह से वो एंड पे आजकल जो हमें मालूम है दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किस तरह से हम वहां तक पहुंचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कहानी स्टार्ट होती है बाय नेम इन 1925। 2 साइंटिस्ट हैं, गॉर्टर एंड ग्रेंडल। गॉर्टर एंड ग्रेंडल ये आरबीसीज के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो आरबीसीज को इस्तेमाल करके इन्होंने कुछ एनालिटिकल बेसिस के ऊपर ये हाइपोथेसाइज किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट हैज गॉट जस्ट 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। सिर्फ 2 लेयर्स हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की, दैट्स इट, ओनली 2, ओनली क्लियर, सिर्फ और सिर्फ। सो ये उस वक्त का हाइपोथेसिस था। उसके बाद 2 और साइंटिस्ट आए। ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स इन 1935 एक और मॉडल प्रेजेंट किया गया फ्रॉम JF डैनियली एंड डेवसन। ये 2 साइंटिस्ट हैं, 2 बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक और मॉडल पेश किया जो कि इसकी आगे मॉडिफाइड फॉर्म थी। उन्होंने कहा लिपिड बायलर तो है, मतलब 2 लेयर्स हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई, लेकिन दे आर कवर्ड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स 2 लेयर्स कवर्ड विद प्रोटीन्स एंड प्रोटीन पोर्स, और उनमें कुछ सुराख हैं, प्रोटीन से बने हुए कुछ सुराख हैं। क्लियर? तो सो दैट वाज व्हाट प्रेजेंटेड बाय द JF डैनियली एंड डेवसन। इसको डैनियली एंड डेवसन मॉडल भी कहा जाता है। 1935 की बात है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फिर 1959, अब इन यहां पर ये दौर शुरू हो चुका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का, बट दे वर नॉट सो मच फ्रीक्वेंट। सो एक और साइंटिस्ट आता है बाय द नेम ऑफ रॉबर्टसन इन 1959। ही वाज द फर्स्ट हु गेव द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो वो तकरीबन डैनियली और डेवसन उनसे मिलता जुलता मॉडल था। सो समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड DDR मॉडल, मतलब डैनियली, डेवसन एंड रॉबर्टसन मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लेकिन हम इनको सेपरेट से देखें अगर तारीख के एतबार से, हिस्ट्री के एतबार से, सो रॉबर्टसन ने जो मॉडल पेश किया था कलेक्टिवली इन दोनों को मिला के, सो दैट वाज 1959 व्हिच ही कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है? सो ओवर हियर इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक देयर इज अ लिपिड बायलेयर, ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रही है, दिस इज अ लिपिड बायलेयर एंड इट इज सैंडविच्ड बिटवीन, ये सैंडविच्ड है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, एक ऊपर और एक अंदर वाली साइड पे। ठीक है, आउटर एंड इनर लेयर्स ऑफ प्रोटीन एंड इन बिटवीन देयर इज अ लिपिड बायलेयर। सो इट lipid bilayer is sandwiched between 2 layers of proteins. So that very model is called as the unit membrane model. और इसमें यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो प्रोटीन्स की बात हो रही है खास तौर पर याद रखना, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। यहां पर कौन सी प्रोटीन्स की बात हुई? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बात हो रही है। अब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और जो हेड है इसका लिपिड बायलेयर का, हेड्स दे फॉर्म द हाइड्रोफिलिक जोन। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन्स अ पोलर, मतलब कि दैट लव्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स और फायर मीन्स लविंग। तो ये बाहर वाली साइड पे, दरमियान में हाइड्रोफोबिक जोन है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, जहां पर ये इनकी टेल्स बनती हैं, टेल वाला रीजन हाइड्रोफोबिक, और उसके नीचे फिर हेड और ग्लोबुलर प्रोटीन्स दे फॉर्म द हाइड्रोफिलिक जोन और द हाइड्रोफिलिक रीजन। सो दैट काइंड ऑफ मॉडल इज कॉल्ड एज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये मैंने चौथा मॉडल आगे नाम लिखा है उनकी इस डिस्कवरी के एतबार से, तो इसको ये मत कंसीडर कीजिए कि ऊपर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिखा है तो नीचे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। एक्चुअली दिस इज आई जस्ट यूज्ड टू
use the space. So this is the unit membrane model. Clear? उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स ज़रा प्रेवलेंट हुई, मतलब कि फ्रीक्वेंट हुई यूज इस्तेमाल में, तो फिर दो और साइंटिस्ट आते हैं, S.J. सिंगर एंड J.L. निकोलसन इन 1972। इन्होंने पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पेश किया। इस मॉडल का नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जरा इस पहले तो इसके मतलब को समझें कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब है। फ्लूइड का मतलब कोई लिक्विड है, और मोज़ेक कहते हैं ये एक खास किस्म का मतलब कि आर्ट है जिसमें पेंट्स की बजाय तस्वीर बनाने के मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ साइज के पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तस्वीर को बनाने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों से एक तरतीब से रख करके और एक जो स्केच बनता है या वो तस्वीर बनती है उसे कहते हैं मोज़ेक पेंटिंग, ठीक है, या मोज़ेक आर्ट कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो कुछ इस तरह से देखी कि एक मुख्तलिफ साइज के पत्थर पड़े हुए हैं, मतलब इस तरह से अपीयरेंस आ रही है, और उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ दूसरे तरह के भी कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ साइज के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। सो इट अपेरेंटली लुक लाइक अ मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक, ठीक है, मुख्तलिफ साइज के स्ट्रक्चर्स पड़े थे। तो ये तो बात हो गई मोज़ेक की। और दूसरा फ्लूइड। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा तो ऊपर से ऐसे ऐसे नजर आता है, जस्ट लाइक इट इज अ लिक्विड, जैसे ऐसे हिलते हुए नजर आए, जैसे कि पानी की ऊपर वाली सतह होती है, बट इट इज अ सॉलिड सरफेस। सो इसकी जो फ्लूइडिटी है डियर स्टूडेंट्स, इसका याद रख लेना है, द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू लिपिड्स। याद रखिएगा, इट इज ड्यू टू लिपिड्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये ऊपर से देखने में ऐसे फ्लूइड क्यों नजर आती है, उसकी फ्लूइडिटी की वजह क्या है, दैट इज द लिपिड्स प्रेजेंट इन देम। जैसे कि अब लिपिड्स कौन कौन से इसमें, वो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें फास्फोलिपिड्स हैं। अब फास्फोलिपिड कैसे बनता है, यू नो वेरी वेल, तो मैं डिस्कस करता हूं आगे। चलिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। सो हियर वी गो। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स एंड इन द protozoans as well as in the प्रोटोजोन्स के अंदर, और इसी तरह से एनिमल सेल्स के अंदर, और इन माइकोप्लाज्मास उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इनकी आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इनके अलावा बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री ये नहीं है। ये आउटर बाउंड्री तो है, लेकिन इट इज कवर्ड बाय अनदर बाउंड्री विच इज कॉल्ड अ सेल वॉल। सो इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल इन प्लांट्स, इन फंजाई, इन एल्गी एंड प्रोकैरियोट्स। क्लियर? और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एसिमेट्रिकल है, इट इज नॉट सिमेट्रिकल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको यहां से काटूं, इस सेंटर से रख के काटूं, तो इक्वली इधर इस सारा कुछ आ जाएगा और इक्वल इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस एतबार से ये एमसीक्यू याद रखना है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल, मतलब जब इसको दो हाफ करोगे तो इस साइड पे और इस साइड पे जो स्ट्रक्चर है और जो नंबर है वो सेम नहीं रहेगा। नाउ another point is that they have charged pores, इनके ऊपर इनमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, उनके they have got charges on them, clear, for transport of materials, ताकि वहां से materials को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। सबसे मेजर चीज क्या है इसमें, प्रोटीन्स। कितने, 60 to 80%. It is 60 to 80%. It is important MCQ. दूसरा इसमें लिपिड्स मौजूद हैं। लिपिड्स कितने हैं इसमें, 20 to 40%। और जो लिपिड्स की कैटेगरी कौन सी है इसमें, लिपिड्स दो तरह के हैं इसमें। एक तो यानी मेजर जो है लिपिड्स इसमें, एक तो फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा
स्टीरोल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल इसमें मौजूद है। अभी मैं स्ट्रक्चर वहां से डिस्कस करता हूं। तो ये वाले जो हैं दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, ये हेड और उसकी 2 टेल्स, और कोलेस्ट्रॉल ये वाला स्ट्रक्चर यू कैन सी। सो दिस इज द कोलेस्ट्रॉल, और इसको हम जनरली कहते हैं स्टीरोल्स, ये इसके अंदर मौजूद हैं। जहां तक बात है प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स भी इसमें 2 तरह की मौजूद हैं, उनको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक, एक्स्ट्रा से याद है एक्स से याद रखिएगा, आउटसाइड। तो वो प्रोटीन्स जो इस लिपिड लेयर के बाहर सिर्फ मौजूद है, जैसे ये नीचे, ठीक है, ये वाली, तो ये टोटली बाहर है, ये लिपिड बायलर के अंदर नहीं है। तो ऐसी प्रोटीन्स जो विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द लिपिड बायलेयर, they which are present on the surface of the lipid bilayer, they are called as extrinsic proteins, या इनका एक और नाम है, इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ नाम है इनके। और या फिर ये दूसरी प्रोटीन्स, इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। इंट्रिंसिक वो जो लिपिड बायलेयर को ट्रैवर्स करती हैं, जिसके अंदर एम्बेडेड हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपका इसको एसेंस बताता चलो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। तो जहां तक तो वो उन्होंने कहा था कि सैंडविच्ड है, लिपिड बायलर सैंडविच्ड है प्रोटीन्स के लेयर में, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जब इसको आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, सो इट लुक्स लाइक दिस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये लिपिड बायलर और उसके अंदर उसके ऊपर ऐसे लेयर है प्रोटीन्स, नहीं, बल्कि प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड हैं। द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, धसी हुई है उसके अंदर, ठीक है, लिपिड बायलर के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या इनको इंट्रैक्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। सो ये 2 कैटेगरीज हैं प्रोटीन्स के एतबार से। जहां तक बात है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो सही, बट दे आर इन ट्रेसेस। और कार्बोहाइड्रेट्स जो मौजूद हैं वो 2 फॉर्म्स में मौजूद हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब अकेले अकेले नहीं है, जो जुड़े हुए हैं, दे हैव बीन बॉन्डेड। वो याद आया आपको चैप्टर नंबर 2 लास्ट टॉपिक, द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद हैं, नॉट मतलब कि फ्रीली और सेपरेटली, बट दे आर बॉन्डेड विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड विद लिपिड्स टू फॉर्म द ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर? चलें अब आते हैं जरा इसके ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ, दैट इज इट्स प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या मार्क कर लीजिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट द थिकनेस, इसकी टोटल थिकनेस कितनी है, इज अबाउट 7 नैनोमीटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मार्क कर लीजिए, इसकी थिकनेस कितनी है, 7 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर्स इट्स थिकनेस। नैनोमीटर्स मीन्स 10⁻⁹ सो दिस इज अ लिपिड बायलेयर। तो ये आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे हेड, ये ऊपर की तरफ हैं, और ये एक हेड, और इसके नीचे टेल, ये भी टेल्स, ये टेल्स आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और हेड बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और दरमियान में देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन देखें ये ट्रेवर्स कर रही है, ये मौजूद है इन दोनों लिपिड बायलर के अंदर, ठीक है। तो एक ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मतलब मेम्ब्रेन, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई है, उसको क्रॉस कर रही है। या फिर इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब ये चूंकि लिपिड बायलर के अंदर है, धंसी हुई है, एम्बेडेड है, तो इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। या फिर इसको कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन, या फिर इसको इंटेग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर? और दूसरा ये बाहर वाली प्रोटीन्स, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, जो कि लिपिड बायलर के बाहर है, मतलब कि ये अंदर मौजूद नहीं है, इट इज नॉट ट्रेवर्सिंग the plasma membrane. So these kinds of proteins which are present on the surface or surfaces of the lipid bilayer, ये बाहर की तरफ, so they are called as extrinsic proteins or peripheral proteins. Extrinsic or peripheral proteins. And here are the fibers. ये आपको बहुत सारे fibers नजर आ रहे हैं ऑरेंज कलर के। So these are called as the filaments of cytoskeleton. Cytoskeleton आपने पढ़ा, इसमें 3 तरह की filaments होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट filaments एंड द माइक्रोफिलामेंट्स। सो ये filaments मौजूद हैं मुख्तलिफ तरह के साइटोस्केलेटन में।
ये बाहर कुछ फाइबर्स मौजूद हैं, फाइबर्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो इसके बाहर मैट्रिक्स है ये उसके फाइबर्स हैं। हियर वी गो, सो दिस इज कोलेस्ट्रॉल जो इनको आपस में जोड़ करके रखा हुआ है। ये बाहर देखिएगा, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये जो ग्रीन कलर में से वाई शेप नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे बेसिकली मोनोसेक्राइड्स हैं और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सो इट इज अटैच्ड विद द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड। सो ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, इट इज ग्लाइकोलिपिड। और दूसरा ये प्रोटीन, दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, या इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कह रहे हैं, ये अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है कार्बोहाइड्रेट, ये भी ब्रांच कार्बोहाइड्रेट है। ये छोटे छोटे जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दे आर प्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल यूनिट्स और मोनोसेक्राइड्स। सो इट फॉर्म्स द ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इट फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब जरा एक और चीज देखिएगा, ये वाला एंड, ऊपर हेड वाला एंड जो है, ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक एंड, दैट अपीयर्स ऑन सरफेस, सरफेस पे बाहर की तरफ है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, ये बाहर की तरफ अपीयर होता है। जो हेड्स हैं, हेड्स आर हाइड्रोफिलिक, यू नो वेरी वेल। सो फास्फोलिपिड्स चैप्टर नंबर 2 याद है आपको। सो हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये इसमें कौन सा रीजन होता है, इट कंटेन्स, यस इट कंटेन्स फॉस्फेट, क्लियर। और नीचे जो टेल वाला, अब जो टेल रीजन है देखिए, हम ये एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ये दो टेल्स, और इधर से नीचे वाले फॉस्फोलिपिड की दो टेल्स ये आपस में फेस कर रही हैं। तो इस ये वाला रीजन जिसमें सिर्फ टेल्स आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ये दरमियान वाला इतना रीजन कहलाता है हाइड्रोफोबिक एंड या हाइड्रोफोबिक रीजन, ये फेसिंग ईच अदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे फेस ईच अदर, जो टेल्स हैं दे फेस ईच अदर, क्लियर। और इसके अलावा ये देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, द फॉस्फोलिपिड बायलेयर इन विच, ये इसकी डेफिनेशन है, एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है इसके वाले से, इट इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर, मतलब कि फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स हैं, एक ये ऊपर और एक ये नीचे, इन विच द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, एम्बेड का मतलब होता है धसे हुए होना, तो यहां पर ये देखिए प्रोटीन्स इसके अंदर धसी हुई हैं, आइदर पार्शली और होलली। पार्शली का मतलब जैसे ये, या फिर होलली का मतलब मुकम्मल तौर पर इसके अंदर धसी हुई हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एमसीक्यूज के एतबार से, द प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड इर्रेगुलरली, यहां पर प्रोटीन देख रहे हैं, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है इसमें, इसके इनके अरेंजमेंट का, दे आर इर्रेगुलर। सो द प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड इर्रेगुलरली जस्ट लाइक, ये एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है इन प्रोटीन्स को, जो कि इस लिपिड के अंदर मौजूद है, लिपिड बायलर के अंदर मौजूद है, तो उनको किससे मुशाबिहत दी जा रही है, लार्ज आइसबर्ग दैट फ्लोट्स इन द सी, जैसे समंदर में, ठीक है, ये बहुत बड़ा समंदर है, लेट्स सपोज कि मैं इसकी इतना सा सेक्शन दिखाऊं समंदर का, ये कितनी गहराई है इसके अंदर, और हमें उसके ऊपर नजर आता है आइसबर्ग, वो बर्फ का तोदा जो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अंदर से देखें तो असल पोर्शन तो उसका नीचे है आइसबर्ग का। तो इसी तरह से ये देखें, ये ऊपर से क्या नजर आ रही है, थोड़ी सी प्रोटीन, लेकिन असल पोर्शन इसका अंदर धंसा हुआ है। सो इट exemplifies or it looks like the large iceberg that floats in the sea। लेकिन याद रखें, ये आइसबर्ग किसको कहा जा रहा है, प्रोटीन्स को कहा जा रहा है, और इसमें समंदर किसको कहा जा रहा है, सी, द सी इज द लिपिड्स, वो लिपिड्स के सी के अंदर देयर आर लार्ज प्रोटीन्स लाइक द आइसबर्ग। इज दैट क्लियर? Now, dear students, let's move to the most important part of this lecture, that are the functions of plasma membrane. So, very extensive material regarding the functions of plasma membrane is here. So, most of the functions of the plasma membrane are determined by proteins. MCQ मार्क कर लीजिए। ज्यादातर जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे अभी आपके सामने, जिनका जिक्र भी होगा,
तो ज्यादातर फंक्शंस प्लाज्मा प्रोटीन के वो कौन डिटरमिन करता है? द प्रोटीन्स, ज्यादातर, ठीक है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय प्रोटीन्स। चलिए मूव करते हैं। सो पहली चीज तो आपने ये में रखनी दैट द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लिपिड पार्ट है मतलब लिपिड बाइलेयर, इट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी। एमसीक्यूज मार्क कर लीजिए कि जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हम कहते हैं ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ फ्लूइड, ठीक है। सो इसकी जो फ्लूइडिटी है वो किस वजह से है? इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज 20 to 40%। अब लिपिड पार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल है इसका एक अपना फंक्शन है। आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के दरमियान कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, इसका काम इट स्टेबलाइजेस द लिपिड बाइलेयर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। The function of cholesterol in the plasma membrane is to stabilize the lipid bilayer. ये lipid bilayer को आपस में stabilize करके रखती है, जोड़ करके रखती है। Okay? Now, it has also one more function, important function, cholesterol. Cholesterol की बात हो रही है। It restricts the entry and exit of polar molecules and ions. ये important MCQ है। ये रोकती है जो पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो चार्ज्ड, जिनको हम स्पीशी कहते हैं, उनकी एंट्री को भी और उनके एग्जिट को भी, सेल से बाहर निकलना और सेल के अंदर आने के प्रोसेस को जो कोलेस्ट्रॉल है ये उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब कि उसको मुश्किल से पास करने देती है। अब स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि दो तरह की प्रोटीन्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट जस्ट प्रोटीन्स, तो दो तरह की प्रोटीन्स मौजूद हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जिसको हमने नाम दिया these are the peripheral proteins, also called peripheral proteins. Clear? जिसका दूसरा नाम extrinsic, x means outside. So they function as, ये important चीज आ गई, they function as a receptor। यानी आपने सुना है ना सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो किसके भी हाफ के ऊपर होती हैं? उनमें कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स that receive stimuli from the environment and inform the cells to respond तो जो रिसेप्टर्स हैं उनकी अगर नेचर देखें, सो जो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी लिपिड बाइलेयर के अंदर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, बाहर वाले सरफेस प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं, वो फंक्शन करती हैं एज रिसेप्टर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसी तरह से जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं which are also called as the transmembrane proteins, or they are also called the internal proteins, integral proteins. Clear? They are also called permeases. इनका एक और नाम आ गया आपके सामने, they are called permeases. परमिएज का मतलब होता है इजाजत देना। सो दे रेगुलेट द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन को रेगुलेट करते हैं, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती हैं, लेकिन किसकी? आयंस की। ये याद रखनी है अपने पास, ठीक है। सो दे रेगुलेट द इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर मौजूद हैं, ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उनको रेगुलेट करती हैं। लेकिन किस शक्ल में करती हैं वो, इससे अगला पॉइंट वही है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, सो द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स दे प्रोवाइड द रिसेप्टर साइट्स। तो बाहर की तरफ जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो एक्चुअली पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स अकेले नहीं है, एक्चुअली उनके साथ क्या अटैच होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए, तो इसी पॉइंट को आके कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को, कि हमने बात की कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इनको परमिएजेस कहते हैं और ये रेगुलेट करती हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को। तो किस शक्ल में करती हैं? इन द फॉर्म ऑफ चैनल प्रोटीन्स, और दे आर कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन नहीं, हम यहां पर बात करें जो कैरियर प्रोटीन के जरिए डिफ्यूजन होती है, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। So it is the movement of molecules from high concentration to low concentration through the
कैरियर प्रोटीन्स और थ्रू द चैनल प्रोटीन्स, चैनल रास्ते को कहा जाता है। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स के जरिए रास्ता दिया जाता है, उस रास्ते को कहते हैं चैनल प्रोटीन या उसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। सो दे अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, खास तौर पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस तरह से, ये पंप्स की शक्ल में, पंप्स की शक्ल में, आपने नाम सुना ना पंप्स का, जैसे वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में सोडियम पोटाशियम पंप, तो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लें, पंप्स इन द फॉर्म ऑफ पंप्स। अब पंप्स जो होते हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, मतलब उसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने बात की थी कि सोडियम न्यूरॉन के अंदर, सोडियम जो है ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, सोडियम अंदर कम है और बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तकरीबन 10 गुना। तो जब इसको अंदर से बाहर मूव करवा जाएगा, लो टू हाई मूव करवा जाएगा, तो इन चैनल प्रोटीन्स के जरिए मूव करा जाएगा, जिनको कहते हैं पंप्स। सो दीज आर कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप्स। सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कुछ एंजाइम्स हैं विच आर रिलेटेड टू or which are attached to or which are associated with the plasma protein, plasma membrane. Clear? So some plasma membrane proteins have enzymatic functions. जैसे कि adenylate cyclase, this is an enzyme, और इसके ऊपर बेशक लिख लें, it is membrane bound enzyme, यानी मेम्ब्रेन के साथ इसका कनेक्शन है, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है। सो सम प्लाज्मा प्रोटीन्स हैव एंजाइमेटिक फंक्शन, जैसे कि एडिनाइलेट साइक्लेज, ये इसका फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्ट्स एटीपी, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है इनटू साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको साइक्लिक एएमपी या सीएएमपी भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन, ये एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये एंजाइम कहाँ पर मौजूद है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर। क्लियर? इसी तरह से एक और चीज, एंटीजन्स। एंटीजन आपको पता है, एनी फॉरेन पार्टिकल which are usually proteinaceous which gets entry into the cell is called as antigen। और कुछ एंटीजन फिर हमारी बॉडी के अपने एंटीजन भी होते हैं, जिनको सेल्फ एंटीजन्स कहा जाता है। और याद रखिएगा, हमारी बॉडी में 2 ही सेल्फ एंटीजन्स हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देयर आर 2 सेल्फ एंटीजन्स। याद है आपको डियर स्टूडेंट्स? सो सेल्फ एंटीजन कौन से हैं, तो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, आपको याद आ गया, वो ब्लड ग्रुप्स में, ठीक है। सो सम प्रोटीन्स आर एंटीजन्स व्हिच एनेबल अस टू रिकॉग्नाइज द अदर सेल्स। कुछ ऐसे एंटी प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजन्स के तौर पर एक्ट करती हैं, और वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देती हैं, हमें इस चीज़ की जो है वो हेल्प करती हैं कि दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके। जैसे कि द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर उनके जो सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं दूसरी प्रोटीन्स को, जो कि वायरस के सरफेस पे, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर वो प्रोटीन रिसेप्टर्स मौजूद, प्रोटीन की शक्ल में एंटीजन्स मौजूद होते हैं। इनको हमारे इम्यून सेल्स यानी न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये उनको पहचानते हैं और फिर उनकी जो है वो पकड़ के पिटाई करते हैं, ठीक है। सो दे रिस्पॉन्ड टू देम। इसी तरह से आपको याद है वैक्सीनेशन, चले यहाँ से एक और चीज़ निकल आती है, वैक्सीनेशन में भी तो यही होता है, जो डेड या वीकेंड पैथोजन आपकी बॉडी में डाला जाता है तो उसकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजन के तौर पर एक्ट करती हैं, और उसी एंटीजन को पहचानते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, आवर इम्यून सिस्टम, आवर इम्यून फोर्स, ठीक है। तो फिर उसके खिलाफ भी जवाबन प्रोटीन्स ही बनाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। Now moving toward another important point, that is surface markers। अब जो प्रोटीन सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, मतलब most of the glycoproteins and the glycolipids they act as cell surface markers। मार्कर किसे कहते हैं, जो मार्क रहे, निशानदही करे, ठीक है। So they are involved in cell to cell recognition। पहली चीज, इनका फंक्शन क्या होता है इन सेल सरफेस मार्कर्स का, सेल टू सेल recognition and sticking the correct cells together in tissues। क्लियर? ये ऐसा ना हो कि आपका जो आई के सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं तो साथ में
आई के सेल्स के साथ कोई ईयर का सेल इकट्ठा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो जो सेल सरफेस मार्कर्स है ये पहचानते हैं, आपस में इनकी जान पहचान है। तो इनकी सरफेस के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जो सरफेस मार्कर्स, सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर काम करते हैं और सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं इन सरफेस मार्कर की निस्बत। तो अगर अपना ही हो, अपने ही कबीले का हो वो सेल, तो फिर उसके साथ वो अटैच हो जाते हैं। अगर अपने कबीले का नहीं है तो फिर उसके साथ अटैच या बॉन्डिंग इनकी नहीं बनेगी। क्लियर? चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज इंपल्स ट्रांसमिशन और नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की काम है। याद है आपको, न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या नर्व सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दैट इज, जिसको हमने न्यूरोलेमा भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स और द मैसेज which is a wave of electrochemical changes that travels along the length of the neuron, ठीक है। So that is what. And another, the regulation of materials. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि अक्रॉस अ सेल। तो उसकी रीजन क्या है, ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है? So the transport, regulation of materials, transport of materials across the plasma membrane occurs to, ये क्यों होती है ट्रांसपोर्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, ठीक है, अंदर से बाहर चीजें जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है, उसकी रीजन क्या है? टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, सबसे पहले रीजन, ताकि खुराक हासिल की जा सके। जो सेल को एनर्जी चाहिए वो कैसे मिलेगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी उसको कैसे मिलेगी? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और उसको कौन सा फूड ऑक्सीडाइज करने से मिलेगी? बाय द ग्लूकोज। क्लियर? सो वो अंदर उसको लेकर के आएगा। टू एक्सक्रीट वेस्ट, अब जब कोई चीज़ डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है या कोई एनर्जी हासिल की जा रही है, लाइक, तो उसमें कोई वेस्ट भी बनता है, जिसको मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको एक्सक्रीट करना, या फिर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है जो सेल के अंदर बन रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कैटाबॉलिज्म, ठीक है, तो उसको सेल से एक्सक्रीट करना जो करवाया जाता है, दैट आल्सो अकर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि वेस्ट को बाहर निकाला जा सके। और टू सेक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस, या फिर इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस वजह से हो रही है? ताकि यूजफुल सब्सटेंसेस जो है उनको सेक्रेट किया जा सके, जो हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे सेल के लिए फायदेमंद है। एंड वन मोर थिंग, टू जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट? आयोनिक, विच इज एसेंशियल फॉर मस्कुलर एंड नर्वस एक्टिविटी। इस पॉइंट को जरा समझें डियर स्टूडेंट। आपको याद है कि इन नर्व इम्पल्स, तो एक रेस्टिंग कंडीशन में, इन अ रेस्टिंग कंडीशन, दिस इज अ न्यूरॉन, तो आपको पता है कि एक रेस्टिंग कंडीशन के अंदर न्यूरॉन के जो इनसाइड है न्यूरॉन, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड and outside is kept positively charged, और टोटल इन सेपरेशन की वजह से जो चार्ज इनके अंदर इस सेपरेशन में होता है वो कितना होता है? दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स। तो ये उसी की बात हो रही थी, टू जनरेट आयनिक ग्रेडियंट, ताकि आयनिक ग्रेडियंट बनाया जा सके। और ये ऐसे आयनिक ग्रेडियंट बनेगा कैसे कि सोडियम अंदर और अंदर भी है, बाहर भी, लेकिन बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अबाउट 10 टाइम्स ग्रेटर, और इस तरह से पोटेशियम आयंस की वो ग्रेडियंट बनाए रखना वो भी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होगा। पोटेशियम आयंस बाहर कम है, अंदर वो 20 गुना ज्यादा है बाहर की निस्बत। टू मेंटेन सूटेबल पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। आपको पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो जो मखसूस एंजाइम है वो अपने मखसूस पीएच पे काम करेगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? उसके लिए आयंस को आगे पीछे करके, मतलब उनको ट्रांसपोर्ट करवा करके, तो उससे क्या करती है? उसकी पीएच को मेंटेन करती है, आयनिक कंसंट्रेशन को, आयनिक ग्रेडियंट बनाती है, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, ताकि जो एंजाइम है, सेल के जो एंजाइम्स हैं, उनके लिए अंदर माहौल बना रहे। अगर वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं तो एसिडिक माहौल बना रहे, अगर वो बेसिक माहौल में काम करने वाले हैं। मुख्तलिफ तरह की पीएचेस पढ़ी आपने चैप्टर नंबर 3 में, एंजाइमोलॉजी में। तो हर एक एंजाइम की अपने अपने एक एनवायरनमेंट में काम करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है।
तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उस एनवायरनमेंट को बना के रखती है, उसके लिए सूटेबल पीएच और उसकी आयनिक कंसंट्रेशन को बनाए रखती है ताकि वो सही तरह से काम कर सके सेल के अंदर। इसके अलावा ये देखिए कि डियर स्टूडेंट्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, कुछ आसानी से गुजर सकती हैं, कुछ जो है वो थोड़ा मुश्किल से गुजर जाएंगी, ठीक है, लेकिन किस तरह से, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है दे पास इजीली और दे पास रेडिली। रीजन इतनी आसानी से क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर किसी चीज को किसी चीज के अंदर हल करना है या किसी चीज को किसी के अंदर पास करना है तो उनमें कोई ना कोई एक चीज एक जैसी होनी चाहिए। तो चूंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज अ लिपिड बाइलर स्ट्रक्चर, तो वो क्या करेगी, चूंकि लिपिड्स अगर आएंगे तो उनको आसानी से कहेगी भाई ठीक है ये अपने ही बंदे। अगर गैसेस, ग्लूकोज, वाटर या कोई और इस तरह की चीज जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब जो न्यूट्रल होगा, वो भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। लेकिन प्रॉब्लम किसको होने वाली है? चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को या आयंस को, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज होगा, उस चार्ज की वजह से देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ये कोलेस्ट्रॉल, इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो उनको फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम पेश करती है, उनको रेजिस्ट करती है, उनको रिलक्टेंस शो करती है आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी तो डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाकी सब फंक्शंस को एक साइड पे करते हैं और इस फंक्शन को एक साइड पे करते हैं तो कुछ कम नहीं है, मतलब ये सबसे भारी फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो दैट इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, हम यहाँ पर वो प्रोसेसेस को डिस्कस करने वाले हैं। वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे? तो जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, वो दो मेजर कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। द वन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड यू नो वेरी वेल दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स or substances from an area of low solute concentration to high solute concentration, low to high। जबकि हम कंपैरेटिवली इसके बिल्कुल कंपैरिजन में पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखें, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये मेजर डिफरेंस क्लियर, ये फ्रॉम लो टू हाई और वो फ्रॉम हाई टू लो, ऑपोजिट, द फर्स्ट डिफरेंस। नंबर टू, इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो जो हाई टू लो और लो टू हाई है इसको हम कैटेगराइज करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के एतबार से। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि एक साइड पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी साइड पे कम है, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये है कि कोई भी चीज हाई से लो की तरफ मूव करे, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि लो से हाई की तरफ मूव करे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ मूव कर रही है, मतलब दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट बना होता है अंदर, लेट सपोज के लो कंसंट्रेशन है, बाहर हाई है, तो अंदर से बाहर जाएंगे, बाहर से अंदर नहीं आएंगे, हाई से लो नहीं है बल्कि अगेंस्ट है उसके, लो टू हाई। अब जब पैसिव ट्रांसपोर्ट को इसमें कंपैरेटिव इस पॉइंट को देखेंगे, सो इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग का मतलब है हाई टू लो मूवमेंट होगी, फ्रॉम हाई टू लो। एक बहुत अहम फैक्टर इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को जो डिस्क्रिमिनेट करता है, दैट इज द यूज ऑफ एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव याद रखिएगा एटीपी से, इसमें एक्टिविटी जब होती है तो एनर्जी चाहिए होती है, तो जो इसमें एनर्जी चाहिए इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रांसपोर्ट। जब तक एटीपी इस्तेमाल नहीं होगी तब तक जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, क्लियर। बट जबकि उधर इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट,
देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद ये मूवमेंट हो जाती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड अप हिल मूवमेंट। मतलब जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं या किसी ऊंचाई वाली जगह पे जा रहे होते हैं या स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी लगती है। आपने रूटीन में देखा ही होगा, अगर आप स्टेयर्स चढ़ते हैं या कभी आप हिली एरियाज, कभी सैर सपाटे के लिए मरी या नारान कागान या कश्मीर वाले साइड पे गए हो, तो जब पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो अप हिल, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ताकत लगती है, काफ़ी एक्सर्शन हो जाती है। लेकिन जब हम वापस आते हैं, सो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फ्रॉम लो टू हाई, या फिर जैसे कि लाइक इन केस ऑफ द वाटर पंप भी क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर फेंकता है टैंकी के अंदर, ठीक है, पानी की जो टैंकी है उसमें फेंकता है, तो लो टू हाई, तो उसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसकी, ठीक है, पंप जो है जोर लगा रहा है। लेकिन एक दफा जब टैंकी में पानी चला जाए तो अब वापस नीचे लाने के लिए आपको मोटर चलानी नहीं पड़ती। तो हाई टू लो जो होगी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है और उसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी चार्ज नहीं की जाएगी। सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज डाउन हिल मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज अप हिल मूवमेंट। तो जाते हुए थोड़ी एनर्जी लगेगी और वापसी पे आपको पता ही नहीं चलेगा आप नीचे कैसे उतरे, ठीक है, मतलब कि एनर्जी के एतबार से, ताकत के एतबार से उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है एंडोसाइटोसिस और दूसरी है एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स इट्स अ प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें सेल के अंदर कोई चीज आती है, द टेकिंग इन ऑफ मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको याद है लाइसोसोम में डिस्कस किया था, तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब भी कोई चीज इसके अंदर आएगी, लेट्स सपोज कि दिस इज अ फूड पार्टिकल, तो जब भी इसके अंदर आने की कोशिश करेगा तो इसको ऊपर लिपट कर जाएगा, इसको फोल्ड होकर के जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। याद आ गया आपको, लाइसोसोम में पढ़ा था, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये फूड वैक्यूल। सो टेकिंग इन ऑफ मटेरियल इन बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको फोल्ड करके अपने ऊपर चढ़ा के आना, ये कहलाता है एंडोसाइटोसिस, अंदर की तरफ आना। जबकि एक्सोसाइटोसिस, एक्स या एक्सो मीन्स आउटसाइड या आउट, साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स इट्स अ प्रोसेस। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज को सेल से बाहर फेंका जा रहा हो, इट इज मूव्ड आउट ऑफ दिस सेल, टेकन आउट ऑफ दिस सेल, क्लियर। So the out-taking of materials or substances or molecules or compounds by fusing with the plasma membrane and putting out। तो जब यहाँ से कोई चीज वापस जाती है, तो जब ये लेट्स सपोज इसी को वहां से वापस काट लेते हैं, इसको यहीं से हमें जरूरत नहीं है इसको सेल की, तो क्या होगा कि जाकर के पहले फ्यूज करेगी, जिस तरह से फ्यूज करके अंदर आई थी इस तरह से फ्यूज करके पहले ये बाहर जाएगी। लेट्स सपोज कि वेस्ट था या कोई और चीज, सो देन इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, इस तरह से, ठीक है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने ऐसा किया कि फूड वहीकल को वापस उसी टाइम में भेज दिया, ठीक है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आफ्टर डाइजेशन अगर कोई वेस्ट होगा तो उसको हम इस तरह से बाहर रिमूव करेंगे आमतौर पर। सो इट इज द आउट टेकिंग और रिमूवल ऑफ मटेरियल्स बाय फ्यूजिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्यूज करेगा और फिर इसको बाहर फेंक दिया जाएगा, जिस तरह से आया था उस मेम्ब्रेन को वापस करेगा और तब जाएगा, क्लियर। अब जो एंडोसाइटोसिस है इसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर तो जैसे ये फूड पार्टिकल आ रहा था, दैट वाज अ फूड पार्टिकल, ये एक सॉलिड चीज है, इट्स अ सॉलिड। तो जब फूड अंदर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके, तो इसको हम क्या कहते थे, फूड वैक्यूल, क्लियर, या इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल कहा हमने। तो ये या फिर इसको कहा एंडोसोम,
ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे एंडोसोम। तो जब ये अंदर आएगा किसकी शक्ल में, इस ऊपर लिपट कर अपने उसको इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फूड पार्टिकल, सो फूड इज अ सॉलिड, तो सॉलिड चीज कोई अंदर आ रही है तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स टू ईट, ठीक है। द इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल्स in the plasma through the plasma membrane inside the cell is called as phagocytosis। तो ऐसा लग रहा होता है जैसे सेल कुछ चीज खा रहा है। इसी वजह से फैगोसाइटोसिस को हम सेलुलर ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब सेल कुछ चीज खा रहा है, सॉलिड चीज अंदर आ रही है, मतलब खाई क्या चीज जाती है, सॉलिड चीज ही खाई जाती है। पानी तो नहीं खाया जाता ना, पानी पिया जाता है। इसी तरह से पिनोसाइटोसिस, पीने से याद आया पिनो, तो पीना पिनो याद रखना है। तो पिया क्या जाता है, लिक्विड। सो इन पिनोसाइटोसिस इट इज द इनटेक ऑफ लिक्विड्स बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के जरिए बाहर से कोई लिक्विड आ रहा है, सो हियर इज अ लिक्विड, ठीक है, हियर इज अ लिक्विड। वो भी अंदर आएगा तो ऐसे नहीं आ सकता, वो भी ऐसे, इसमें भी मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्ड होगी और ये इसके अंदर एंटर होगा, इसको बंद किया जाएगा, जैसे वाटर हो सकता है, एंड नाउ इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इट इज मूव्ड ऑन। क्लियर? सो दिस इज अगेन एंडोसाइटोसिस, बट इट इज द पिनोसाइटोसिस, दिस इज अ लिक्विड। तो ये लिक्विड गया तो पिनोसाइटोसिस, और ये सॉलिड अंदर गया तो फैगोसाइटोसिस। सो चूंकि जब कोई पानी या लिक्विड अंदर आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि सेल पानी पी रहा है, इसी वजह से इसे कहते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग, लाइक द सेल इज ड्रिंकिंग समथिंग, अ लिक्विड। क्लियर? अब आते हैं जरा पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो पैसिव में इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंपल डिफ्यूजन, या जिसको डिफ्यूजन भी कहते हैं, या वर्ड साथ में लगा लें तो कोई हर्ज नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होती क्या, दैट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स they move from high concentration to low concentration without using energy. So that kind of passive transport is called simple diffusion। यानी यहां पर मूव क्या कर रहे हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट पार्टिकल्स और सोल्यूट सब्सटेंसेस, सोल्यूट सिंपली फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्लियर, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मिसाल के तौर पर मूवमेंट ऑफ गैसेस इन द एल्वेलाई, आपको पता है, आपने वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, तो हमारे एल्वेलाई के अंदर क्या होता है कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होता है। इस वजह से वो डिफ्यूज करके एल्वेलाई की मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर के वो जो कैपिलरीज हैं, एल्वेलर कैपिलरीज, वहां पर चले जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो इट्स कंसंट्रेशन इज मोर इन द एल्वेलर कैपिलरीज, वो वहां से डिफ्यूज करके एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी और वहां से वो एक्सहेल कर दी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल डिफ्यूजन। एक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है, सहूलत देना, सहूलत, ठीक है। तो डिफ्यूजन तो वही है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट का मूव करना, लेकिन फैसिलिटेट यहां पर किससे किया जा रहा है, कोई रास्ता देख के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन चैनल्स रखे जाते हैं जिनको कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं, या फिर उनको चैनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। उनके जरिए अगर कोई चीज, जैसे कोई बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन के जरिए वहां से फंसा के नहीं निकल सकते, तो क्या किया जाता है, उनको हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव तो करवा जाता है, लेकिन उनको रास्ता दिया जाता है बाकायदा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ चैनल प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्लियर? तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का ये काम होता है। सो द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। सो कैरियर मीडिएटेड, ये चैनल मीडिएटेड जो है वो ये मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
एंड द थर्ड वन इज ऑस्मोसिस. आप बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं, जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं. इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन to higher solute concentration through semi-permeable membrane. It is only the movement of water molecules. अगर तो solute concentration की सेंस में बात करनी है तो फिर low solute to high, और अगर हम इसको water potential की सेंस में बात करेंगे तो from high water potential to low water potential through semi-permeable membrane is called as osmosis. Clear? So these are the processes which are responsible, which are taking part in the transport of materials across the plasma membrane. Dear students, let's have a quick quiz related to today's lecture. First of all, the extrinsic proteins are also called peripheral proteins. They function as, dear students, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है? आर दे पोलर, आर दे इफेक्टर्स, आर दे permeases, or the receptors? So they function as receptors. The fluid mosaic model of plasma membrane was presented by Gorder, Danieli, or Davison, or Singer and Nicholson. Dear students, so here is your answer. The thickness of plasma membrane is 6 nanometer, 7 nanometer, 7 micrometer, or 6 micrometer. Dear students, yes, it is 7 nanometers, not micrometer, it is nanometer. Clear? The percentage of proteins in plasma membrane is 50 to 60%, 60 to 70%, 60 to 80%, or 80 to 90%. Dear students, proteins, it is 60 to 80%. And which model explains that the plasma membrane is like the sea of lipids in which the proteins are floating? Gorder model, Danieli model, unit membrane model, or fluid mosaic model? Dear students, क्या आंसर आपका? सोच के बताएं. The answer is fluid mosaic model. And one more, the plasma membrane of skeletal muscle fiber is called plasma lemma, sarcolemma, lamina, or neurolemma. The answer is sarcolemma. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर से वो सब के सब डिस्कस किए, डिफरेंट मॉडल्स के हवाले से बात की, और इसके डिफरेंट फंक्शंस के खास तौर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी दैट वाज द फंक्शंस रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. योर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर सून. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.